वो जो कभी ये ज़मीन छोड़ कहीं और जा बसे, उनके दिलों में आज भी माटी महकती है, मन यहाँ के लिए चहकता है। ये बात सियासतदान भी जानते हैं। चुनाव में उस जुड़ाव का फायदा लेने से चूकते भी नहीं। पर क्या सिर्फ यही रिश्ता होगा हमसे प्रवासियों का? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महाभारत 2024 को ही ले लीजिए। मरुधरा से गहलोत, रविंद्र सिंह भाटी जैसे कद्दावर चेहरे कहां कहां नहीं गए। प्रवासियों से मिले, वोट मांगे, पर जब देने की बारी आती है तो सन्नाटा। जो बाहर दूसरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की धुरी हो, उनसे ये दूरी ठीक नहीं। वे यहाँ आकर व्यापार बढ़ाना चाहें तो क्या मिलता है? सिंगल विंडो जो खुलती नहीं, फाइलें जो बढ़ती नहीं, नीतियां जो उलझा देती हैं, मेले लगते हैं, एमओयू साइन होते हैं, पर मंजिल मिलती नहीं। आखिर ये सब कब तक? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सारिका चौधरी जी हैं, करणवीर सिंह राजपुरा प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और विश्वनाथ पचेरिया जी प्रवासी राजस्थानी हैं, सूरत से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। विश्वनाथ जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। विश्वनाथ जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से वोट मांगने के लिए जो प्रेम लुटाया जाता है, वो राजस्थान में आपकी कैसी भी जरूरत हो उस वक्त नजर आता है क्या? सबसे पहले तो समाचार प्लस का आभार, जिन्होंने बहुत अच्छा ज्वलंत मुद्दा उठाया है, इसके लिए आपका आभार। शुक्रिया सर। राजस्थान के बंधु हम लोग यहाँ गुजरात के आर्थिक राजधानी सूरत में रहते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। हाँ। यहाँ हमारे को लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की व्यवस्था है, सफाई है, सुंदर व्यवस्था है। राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था, सिंगल विंडो व्यवस्था नहीं होती है। व्यापार के लिए सुगम साधन नहीं है, क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं, हर 5 साल में जो बदली होती है, इस नाते वो उद्योग है उस सीमा पर नहीं पहुंच पाता है। यह गुजरात में 25 वर्ष से जिस प्रकार का शासन चल रहा है, एकता का शासन चल रहा है, समन्वयता का शासन चल रहा है, इस नाते हम राजस्थान से आए हुए यहाँ सभी बंधु बड़े आनंद पूर्वक व्यापार करते हैं और हम एकदम महफूज है। नहीं तो जो समस्याएं आती हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही कंडीशन में उसी तरह की दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। राजस्थान में हर प्रकार की दिक्कत है। राजस्थान में मजदूर नहीं मिलते, राजस्थान में सरकारी ऑफिसर व्यवस्थित रूप से काम नहीं करते। एक विंडो जब तक नहीं होगा क्लियरेंस का, जिस प्रकार गुजरात में एक विंडो से पूरे कार्य हो जाते हैं, एमओयू होता है तो वो कल्पना तक और वो होता है, पूरा होता है। ठीक है। राजस्थान में अभी तक मैंने, चाहे गहलोत का शासन हो चाहे और किसी पार्टी का शासन हो, मैंने ये व्यवस्था आदरणीय अभी तक देखी नहीं। ठीक है, मुझे ये बात नहीं चौंकाती। करणवीर सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे ये बात इसलिए नहीं चौंकाती क्योंकि जो भी बिजनेस करने आएगा वो सुरक्षा देखेगा, फालतू के लफड़े नहीं चाहिए उसे अपनी लाइफ में। ये बात तो बहुत सिंपल है। अगर सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली हो तो वो उस बात को समझ सकता है, और आम नागरिकों की वाजिब मांग के आगे झुके तो बात अलग है। लेकिन अगर वो उससे इतर कुछ देखे तो वो उसको समझ में नहीं आता। क्या गहलोत जो कर्नाटक गए, आंध्र प्रदेश गए, गुजरात होकर आए वोट मांगने के लिए, उन्हें ये बात नजर नहीं आई 5 साल में? स्वप्निल जी, कौन कहता है कि गहलोत सरकार को ये चीजें नजर नहीं आई, कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आई? राजस्थान से निकले उद्योगपतियों व प्रवासी राजस्थानियों ने देश के विकास के लिए अपना अहम योगदान दिया है। चाहे हम बिरला जी की बात कर ले, चाहे हम जमनालाल जी बजाज की बात कर ले, उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। और उन्हीं एनआरआर साथियों के लिए, उन्हीं को राजस्थान से जोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने आज से 23 वर्ष पहले राजस्थान के प्रवासियों को, राजस्थान के एनआरआर को राजस्थान से गहराई से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की। राजस्थान फाउंडेशन क्या काम कर रहा है? राजस्थान फाउंडेशन बताइए क्या काम कर रहा है? अगर काम कर रहा होता तो पचेरिया जी जो अभी बोल रहे हैं वो नहीं बोलते। स्वप्निल जी आप सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्या काम कर रहा है राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन का काम है, ये एक भारत राजस्थान सरकार का एक अंग है। इसके अंदर बकायदा ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं। उनका काम है राजस्थान के अंदर निवेश, व्यापार, जो प्रवासी राजस्थानी है उनको
राजस्थान से की पड़ी माटी से जोड़ना, वहाँ के कल्चर से जोड़ना, यहाँ के व्यापार से जोड़ना। और ये अगर काम वो कौन डिलीवर रहा कर है? रहा होता, करणवीर भाई, आई एम वेरी सॉरी, अगर वो सिस्टम डिलीवर कर रहा होता तो राजस्थान फाउंडेशन ने, होते। स्वप्निल जी, हाँ। राजस्थान फाउंडेशन मैं जानता हूं, हाँ। राजस्थान फाउंडेशन के अरोड़ा जी देखते थे काम। हाँ। उनका एक कार्यक्रम हुआ था, हाँ। वो भी 2.5 घंटे का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद हम वही ढाक के 3 पास, कोई भी Exactly. उसके बारे में दोबारा करणवीर कोई सिंह जी, कार्यक्रम नहीं हुआ। करणवीर सिंह जी, मैं वही कह रहा हूं, आज- अगर फाउंडेशन आज- डिलीवर आज- कर रहा होता तो पचेरिया जी जो बोल रहे हैं वो थोड़े ना बोलते। आज व्यापारी अगर राजस्थान से जुड़ रहा है, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट से जुड़िए, चाहे वो सीमेंट कंपनियों के हिसाब से जुड़िए, आपका या सिंगल अन्य विंडो, किसी व्यापार से जुड़िए, आपका तो सिंगल इसके अंदर विंडो, राजस्थान फाउंडेशन की आपका अहम भूमिका सिंगल है। विंडो आप वो इसको- सिंगल ही रह गया सर। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं गहलोत आपका सरकार ने सिंगल विंडो 23 साल सिंगल ही रह पूर्व एक नींव गया। लगाई अगर थी। व्यापारी को यहाँ पर डर लग स्वप्निल रहा जी, है, उसे कानून स्वप्निल जी। व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्वप्निल जी, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं आप ये मानिए, 23 साल पहले अगर एक संस्था की नींव लगाई जाती है और 23 साल तक वो सफलतापूर्वक काम कर रही है, उनके पास अपने पास गिनाने के लिए बहुत काम है। क्या है? इसके अलावा मैं बताता हूँ, अभी पिछली राजस्थान सरकार के अंदर ही राजस्थान गहलोत सरकार ने यहाँ पर एक प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशेष नीति लागू की है। उस नीति के तहत अपने मंत्रिमंडल में उस नीति को पास किया है। इतना निवेश आया, अगर इतना निवेश की बाढ़ आ गई, गंगा बह गई, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर तो प्रदेश में स्थिति कुछ और ही होनी थी, नहीं हुई। नहीं, क्या निवेश आया? नहीं, क्या आया सर? कर्जा बढ़ता चला गया, आप कह रहे हैं निवेश आया? 54 देशों के प्रतिनिधि अगर किसी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वहां वो वार्तालाप करते हैं, सर, वो मैं नहीं कह रहा हूं सर, देखिए फाउंडेशन अंदर से क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर राजस्थान प्रवासी राजस्थानी भाइयों को नहीं लग रहा है कि फाउंडेशन ने उनके लिए काम किया, तो नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात है। इसमें कोई सर आपकी और मेरे बीच की बात तो है नहीं। लेकिन ठीक है, मैं सारिका जी के पास भी जाना चाहता हूं। सारिका जी, रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर एक बहुत बड़ा मेला लगा जो वसुंधरा राजे ने लगवाया, MOU साइन हुए प्रवासी राजस्थानियों के साथ, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं। सिंगल विंडो के सामने उनकी ख्वाहिशें भी दम तोड़ गई। इसके अलावा मैं बात करूं, नीतियां जो उलझा देती हैं, अधिकारी जो कुर्सी पर मिलते नहीं, फाइलें जो आगे बढ़ती नहीं, कहां कमी रह गई? हेलो, देखिए स्वप्निल जी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 टर्म में आपने देखा था कि वसुंधरा राजे ने 2 बार शासन किया, और अभी वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी भजनलाल जी सरकार है। तो हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से प्रवासियों को लुभाने के लिए खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अलग अलग जो है राज्यों में जाया करते थे, और प्रवासियों को इन्वेस्ट के लिए यहाँ पे, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े फेयर भी लगे, और काफी हद तक प्रयास जारी रहा कि प्रवासी ये यहाँ पर आए और जो है अपने प्रोजेक्ट को है यहाँ पे जो है वो लगाए। उसके लिए सरकार की तरफ से आप लोगों के पास एक भी आंकड़ा नहीं है, काफी छूट भी, आप लोगों के पास एक भी आंकड़ा नहीं है। मैं अगर आपसे बोलूं कितने प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ सुगम वो व्यवस्था मिल गई जो उन्हें गुजरात में महसूस हो रही है, कर्नाटक में महसूस हो रही है, तो आप आंकड़ा नहीं दे पाएंगी। लेकिन प्रवासी राजस्थानी जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या सरकारों ने सिर्फ उनको वोट ही तक सीमित रखा है, सिर्फ वोट ही समझ कर रखा है? फंक्शंस कराने में क्या होता है मैम? फंक्शंस कराने में आप शॉल उड़ा दीजिएगा, फूलों का गुलदस्ता दे दीजिएगा, एक मोमेंटो दे दीजिएगा, लेकिन उसकी लाइफ तो तब बनेगी जब वो यहाँ पर व्यापार कर पाए, जो वो नहीं कर पा रहा है, या और सिर्फ व्यापार समस्या नहीं है, वो यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहा है। देखिए स्वप्निल जी, सरकार ने ऐसी पॉलिसी आसान करने के भी बहुत अच्छे नियम बनाए थे। प्रवासी को यहाँ पे राजस्थान में आके अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगाया था, सरकार की तरफ से बिल्कुल उनको जो भी रियायती दर पे, चाहे लैंड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, इस तरह की कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए प्रवासियों को, तो सरकार की तरफ से उनको बिल्कुल उसका फायदा दिया जाएगा। और अभी खुद मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में जाके बड़ा फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस होता है मैम, आप लोग आइए अपने व्याकरण में, ग्रामर में ऐसा होगा, ये बड़ा फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस होता है, वैसा हुआ नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या सरकारें अपने अंदर झांकने को तैयार है? क्या क्या भजनलाल सरकार में कुछ बदल सकता है? ट्रेंड तो नहीं कह रहा, ट्रेडिशन तो नहीं कह रहा। स्वप्निल जी, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य के अंदर एक बड़ा एम्पायर और एक बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आए।
हर मुख्यमंत्री ने कोशिश किया है। वसुंधरा राजे ने अपने स्तर पर काफी हद तक जाके कोशिश की थी, लेकिन वहां की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण वो प्रोजेक्ट खड़ा नहीं हो पाया था। दिक्कत और क्या अब है, इसमें भजन लाल जी ने खुद में जाके दिक्कत क्या है मैं बताता आप लोग हूँ। बढ़िया देखिए दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। अगर राज्य सरकार कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आती है तो वो गहलोत सरकार को रास नहीं आया, और अगर गहलोत सरकार कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आई तो वो राज्य सरकार को रास नहीं आया। चीजें वही ढाक के तीन पात रह गई और ये बदले की कार्रवाई की भेंट चढ़ते चले गए। महिपाल सिंह एक और प्रवासी राजस्थानी है, अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महिपाल सिंह जी, अगर आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, आप कुछ बताना चाहें। अच्छा, महिपाल सिंह जी मेरे साथ उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन ठीक है। विश्वनाथ पचेरिया जी मेरे साथ बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, मैं एक बात कह रहा हूं, कहने के लिए नीतियां हैं, कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन जब यहां पर जमीन पर आकर कोई प्रयास किए जाए, ऐसे किसी साथी का कोई एक्सपीरियंस आप अगर शेयर कर पाए, उसके साथ क्या क्या हुआ? राजस्थान के नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि राजस्थान के हम जो यहाँ रहते हैं, हमारा जो जी है, जो हमारा मन है, वो राजस्थान में अभी भी है। हमारे जैसे मैं झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ का हूँ जी, तो वहां की चाहे गौशाला हो, वहां हमारा अग्रवाल समाज का भवन हो, बड़ी पचेरी में हमारा मंदिर हो, हमारा सब जुड़ाव है। हम साल में कम से कम 4 राउंड लगाते हैं। तो हमारा यहाँ राजस्थान के हम 8 से 10 लाख बंधु सूरत में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ा बड़ा काम है। यदि इच्छा शक्ति राजस्थान की हो, भजन लाल जी भी मेरे पुराने मित्र हैं, मैं भी उनसे बात करूंगा, सीपी जोशी जी भी हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया भी हैं, इनसे सबसे चर्चा करेंगे कि इस बार राजस्थान में प्रवासियों को वो जगह दी जाए, वो कार्य किए जाए, वो व्यवस्था दी जाए, वो सुरक्षा दी जाए। जी, आपके हिसाब से चीजें कहां से गड़बड़ाई? वो कौन सा मोड़ था जहां से चीजें गलत होती चली गई? राजस्थान फाउंडेशन 3 व्यक्तियों का एक समूह बनकर रह गया सूरत में। मैं सूरत की बात करता हूं, दावे के साथ कहता हूं, 3 व्यक्तियों का समूह बनकर रह गया। इसमें ब्रॉड माइंड करना पड़ता है। सब सरकार किसी की भी हो, सरकार का वादा नहीं है, व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए। व्यवस्था अनुकूल के लिए सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी जैसे भजन लाल जी की सरकार है, तो भजन लाल जी को आगे आकर व्यवस्था बनानी चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं, धरातल पे दिखनी चाहिए। 1 विंडो की घोषणा होनी चाहिए, उसके बाद आएंगे। ठीक है, नहीं 1 विंडो, आप विश्वास मानिए ये शब्द है राजस्थान में, लेकिन वो विंडो खुल ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां पर उलझा हुआ है। नहीं खुल सकता, वो नाम के लिए विंडो है। गुजरात की तरह विंडो बनाइए। ठीक है, अच्छा, एक मॉडल है गुजरात का, उसको देखा जाए, कम से कम स्टडी किया जाए और उसको फॉलो किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं। करणवीर जी, मैं आपके पास 2 सवालों के साथ आ रहा हूं। पहला सवाल तो मेरा यह है कि देखिए, कांग्रेस के साथ क्या होता है कि योजनाएं तो वो बहुत अच्छी लाती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर जो खामियां आती हैं उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। तो हो सकता है आपका वो कॉन्सेप्ट फाउंडेशन वाला बड़ा अच्छा हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर वो काम नहीं कर रहा। ये हो गया सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 वो भी बेहद स्पेसिफिक है। पचपदरा को मैं एक एग्जाम्पल ले लूं अगर, तो आप कहते हैं बीजेपी ने लटकाया और बीजेपी कहती है कांग्रेस ने फंसाया। तो 5-5 साल में जो चीजें बदली वो तो आप ही की गलतियां रही ना सर। आपने उनके प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, इनने आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। 2 सवाल स्पेसिफिक। स्वप्निल जी, पहले सवाल से मैं आपको बिल्कुल डिनाई करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने लटकाने का और झटकाने का काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही उस फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन का लाभ आज सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रवासी राजस्थानी ले रहे हैं। दूसरी बात, देश के अंदर पहली बार अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने प्रवासियों के लिए नीति बनाई, अपने मंत्रिमंडल में उसको पास करवाया और इस नीति से पिछले 2022 के बाद 1 लाख। भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। मैं आपका जवाब सुनना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको वेरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। बस एक छोटी सी बात कहने के लिए टोक रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप योजनाएं अच्छी लाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन की खामियां आप देख नहीं पाते हैं। मनरेगा आप लेकर आए, इंप्लीमेंटेशन में भ्रष्टाचार हुआ। आप खाद्य सुरक्षा लेकर आए, इंप्लीमेंटेशन पे भ्रष्टाचार हुआ। आप आरटी लेकर आए तो उसमें भी बहुत सी चीजें अलग अलग सामने आने लगी। इस नीति से स्वप्निल जी, इस नीति से तकरीबन 1 लाख एनआरआर प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान प्रवासी युवाओं के लिए 205 सीटें मेडिकल कॉलेज की रिजर्व किए। उस फाउंडेशन में लगे चेहरों ने उसे अपनी ताकत का मुजाहिरा करने का मंच बना दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? अलग अलग स्टेट्स में
साथ ही राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक सिंगल कार्ड बनाया। अभी आप जिसकी बात कर रहे थे, सिंगल विंडो एनआरआर कार्ड, उसके द्वारा आप राजस्थान के अंदर आपको एक अलग से पहचान दी गई। उसके अंदर आप राजस्थान में निवेश कर सकते नहीं खुल रहा नहीं खुल रहा। कभी कभी एटीएम कार्ड में होता है ना कि लाख कोशिश कर लो स्क्रैच करने की, लेकिन वो नहीं पैसा निकाल रहा है तो नहीं निकाल रहा। वो कार्ड वैसा बन गया है। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत ढांचे का रूपांतरण धरातल पे किया है, उसका समावेश इन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो प्रवासी राजस्थानी उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश इन लोगों नहीं सर, कहीं ना कहीं आप कह रहे नहीं, अगर ये नजरिए का तरीका है, इन लोगों नहीं, अपने ही लोग। एक मिनट स्वप्निल जी, अगर आप कह रहे हैं कि अधिकतम लाभ नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो जिस तरह से जो राजस्थान के अंदर सत्ता का फेरबदल होता है, कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता नहीं करते आप लोग, यही तो दिक्कत है। सारिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सारिका जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक मैं आपसे रखने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि इन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया। रिसर्जेंट राजस्थान का सपना फलीभूत नहीं हुआ। किसकी खामियां रही? एमओयू साइन होकर पेपर के स्टेज से आगे नहीं बढ़े, किसकी खामियां रही? निवेश इनिशियली आकर एक पर्टिकुलर स्टेज पर रुक गया, किसकी खामियां रही? ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है ना मैम, ये मैं कोई अलग से तो बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है स्वप्न जी। सरकार ने अपनी तरफ से वसुंधरा जी ने बहुत कोशिश की थी यहाँ पर लाने के लिए प्रवासी राजस्थानियों की। कुछ कमियां वहां से भी रह गई थी और कुछ कमियां इधर से भी रह गई थी। उधर से तो क्या उनका थी? उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बड़ा एम्पायर जो है प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा एक बड़ा यहाँ की कमियां तो हम सब जानते हैं, लेकिन उधर की कमियां हमें नहीं पता। बताइए ना जरा। देखिए, अभी रिफाइनरी को लाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत कोशिश की थी। वसुंधरा राजे के प्रयासों से ही और मोदी जी के प्रयासों से इसको बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट राजस्थान में किया गया। तो ये सारा का सारा श्रेय मोदी जी को, वसुंधरा राजे की सरकार को जाता है। मोदी जी पिछले 5 साल 15 तो उसके पहले से चल रहा है मैम, फैक्चुअली गलत है आप। ये तो मैं बोल लूं, जैसे ना तो मैं आपके बीच में आप नहीं करणवीर जी, हम लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, मैं फैक्ट चेक में खुद कर लूंगा। लेकिन सारिका जी 15 प्रधानमंत्री, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले की चीज है ये मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ। लेकिन मुझे भी ध्यान है सपनी जी, लेकिन उसके अंदर जो बड़ा बजट लेके आए थे वो मोदी जी लेके आए थे, वो आपको भी ध्यान में है। और राजस्थान सरकार जिस समय थी उस समय वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, दोनों के सहयोग से उस एम्पायर को बहुत ठीक है। लेकिन आपने एक सेंटेंस कहा जिस पर मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आपने कहा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई। मैं ये कह रहा हूं आपकी तरफ की गलतियां तो मुझे पता है, मेरे दर्शकों को भी पता है। वो जो दूसरा तरफ है ना, उस तरफ प्रवासियों के साइड, वहां से क्या गलती हुई थोड़ा सा बताइए, ताकि हम भी समझ पाए कि प्रवासी राजस्थानियों ने मिस्टेक क्या कर दी। जहां तक मेरे सुनने में आया था, मैं अनऑफिशियली बता रही हूँ, जहां तक मेरे सुनने में आया था, वो प्रोजेक्ट लगाने पे सारी बात सरकार के साथ सहमति हो चुकी थी। उनके कुछ पर्सनल कुछ कारण रहे होंगे, मेरे को उस पर नहीं जाना है, इस कारण वो लोग थोड़ा बैकफुट पे आए थे। आपको ध्यान में होगा कि देश में रहते जो राणा करके हैं, उन लोगों ने भी काफी प्रयास किए थे और खुद वसुंधरा जी ने भी उनके साथ जुड़ने का प्रयास किया था कि उनका बड़ा प्रोजेक्ट जो है प्रवासियों के राजस्थान में लगाया जाए। ये सब बातें मेरे सामने की है। अब पूर्ववर्ती सरकार के जो कारनामे रहे थे वो सब जग जाहिर है, क्योंकि लोगों में भय का वातावरण था, सुरक्षा का भाव नहीं था राजस्थान के अंदर। उसके कारण प्रवासियों ने कहीं ना कहीं राजस्थान में लेकिन सुरक्षा का भाव धीरे धीरे कम 20 सालों में कम होता गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी कह रहा है। सारिका जी देखिए, मैं आपको बताता हूं, सुरक्षा का भाव धीरे धीरे कर स्टेप बाय स्टेप कम होता चला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी कह रहा है। मैं अपनी बात को तो सही तरीके से रखती हूँ। आज जो भी निवेश करना चाहेगा राजस्थान के अंदर, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको सरकार के द्वारा रायती दर प्राप्त होनी चाहिए। ये सारी जो सुविधाएं लेकर ही तभी कोई निवेशक यहाँ अपने राजस्थान में निवेश करेगा। और राजस्थान की सरकार ने भजनलाल जी ने जाके दूसरे राज्य में बोला भी है कि आप लोग आइए हमारे यहाँ। ये सबने बोला है, ये गहलोत जी ने भी बोला है, ये राजे जी ने भी बोला है, और गहलोत और राजे जी से पहले जो जी थे उन्होंने भी बोला है, उनके पहले के जी ने भी बोला है, लेकिन ये हुआ नहीं है। विश्वनाथ पचेरिया जी, मैं अच्छा करणवीर जी बहुत शॉर्ट में बोल दीजिए, क्या बोलना है आपको? अभी इन्होंने कहा था जिस तरह का भय का वातावरण, इनको बताना चाहूंगा, जिस पचपदरा की बात कर रहे हैं वहीं बालोतरा के अंदर कल एक भगवानाराम चारण का गला काटकर हत्या कर दी गई है सनसनीखेज तरीके से। शायद आपको पता नहीं कि भय का वातावरण किस तरह से बना हुआ है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों ने साल दर साल हर सरकारों की परत ही खोली है। अब इनके भी सरकार के टाइम का एनसीआरबी का आंकड़ा आने दीजिए, वो भी एक डिबेट का मैटर रहेगा और मैं खुद यहां पर बैठूंगा, मैं उससे मना नहीं करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं मैटर पे रहूंगा। और मेरा अंतिम सवाल है विश्वनाथ पचेरिया जी आपसे। देखिए, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं और मुझे बिजनेस करना आता भी नहीं,
लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि अगर मैं कहीं पर निवेश करना चाहूंगा, मान लीजिए, तो मुझे बहुत सारे एश्योरेंस चाहिए और मेरे हर डाउट पर क्लियरेंस चाहिए, तभी मैं कोशिश कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। अगर मेरे एक भी डाउट का सही जवाब नहीं आया तो मैं काहे को पैसा लगाऊंगा? गलत कह रहा हूं मैं? सबसे बड़ी बात यही है, गुजरात में इतना बड़ा विकास क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण है स्थायित्व का। स्थायित्व से सब कुछ होता है। 5 साल जैसे भजन लाल जी है, भजन लाल जी एश्योरेंस देकर हमारे को इंडस्ट्री के लिए आमंत्रित किया, हमने किया। अगले 5 साल के बाद फिर जनता चेंज कर देती है। राजस्थान की जनता का भी इसमें कुछ रोल है। मैं मानता हूं जहां राजनीति का स्थायित्व होगा स्वप्निल जी, वहां सुरक्षा भी कंटिन्यू आपको रहेगी। लगता है क्या वहां ऐसा के कि जो राजस्थानी प्रवासी भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसा कि कहा कि गलती दूसरे एंड पर भी है, तो इसके लिए पूछ रहा हूं मैं। नहीं, प्रवासी तो एकदम तैयार है। प्रवासियों का दिल तो अभी भी राजस्थान में ही पड़ा है। ओके। क्योंकि राजस्थान हमारे दिल दिल में बसा है, कण कण में बसा है, हमारी रग रग में बसा है। हम राजस्थान आना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय बैठी है, अब आपकी सरकार है, आप भजन लाल जी से बात करिए, हम राजस्थान के लोगों को सूरत में मिलवाइए और हम सब वहां एक विजिट कर कर फिर हम कार्यक्रम बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए, ओपन मैं ये कहूंगा एक ऑफर है। सारिका जी, अगर आपने सुना हो तो क्या इस दिशा में आप कदम बढ़ाएंगी? जी बिल्कुल, मैं पंचायत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और राजस्थान सरकार के दरवाजे भी जो है खुले हैं प्रवासियों के लिए। निश्चित तौर पे इसकी पहल भी की जाएगी और एक नई शुरुआत की करणवीर सिंह जाएगी जी, और एक सरकार की स्थायित्व तरफ से मिलेगा तो वादा है, वास्तव विपक्ष में के तौर पे प्रोजेक्ट आपको नजर रखनी है, आप नजर रखने को तैयार हैं? मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को बीकानेर हाउस के अंदर एनआरआर भाइयों के लिए 25 लाख का बीमा गहलोत सरकार देखी गई थी। उन्होंने यहाँ की यात्रा करने के लिए उनको रियायतें दी थी, यहाँ पर निवास करने के लिए उनको रियायती दरों पर जमीन की उपलब्धता कराने क्या उस पर नजर रखेगी मैं कांग्रेस चाहूंगा, विपक्ष के तौर पे? क्या भजन लाल की सरकार 25 लाख रुपए का इलाज इनको कंटिन्यू करेगी? क्या भजन लाल की सरकार जो 10 लाख का दुर्घटना बीमा अगर कोई पर्यटन राजस्थान में आता है वो कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, नहीं, लेकिन करणवीर जी मेरे पास समय खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारिका जी, हाँ। आप जो कांग्रेस वाले हमारे बंधु बोल रहे हैं, हाँ। उस चीज को और बढ़ाइए, प्रवासियों को और प्रसन्न कीजिए। राजस्थान समृद्धशाली भी होगा पूर्ण रूप से और खुशहाल भी होगा, मेरा यह मानना है। बिल्कुल, अगर ये देश सोने की चिड़िया था तो आज भी बन सकता है और उसको पंख सोने के राजस्थान लगा सकता है, प्रवासी राजस्थानी लगा सकते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।